थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी रियल वर्ल्ड में नहीं है। थ्योरी ये है कि जैसे आप अंधेरे में जाते हैं, एक कमरे के अंदर हैं और आपने कोई चीज़ ढूँढनी है, तो वो ढूँढने के लिए आपके पास जब तक टॉर्च नहीं होगी वो चीज़ नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे अगर आपने अंधेरे में सुई ढूँढनी है, तो वो ढूँढने के लिए लाइट, टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी, तो आपको वो सुई ढूँढना वो सुई नहीं मिलेगी। क्या अंधेरे में हम सुई ढूँढ सकते हैं? तो ज़ाहिर है नहीं ढूँढ सकते। तो सोशल रिसर्च के अंदर जो थ्योरी है, वो बेसिकली टॉर्च का काम करती है। यानी वो उस लाइट का काम करती है जो गाइड कर रही होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और आपने किस एंगल से उसको देखना है। क्या वो रिफ्लेक्टिव है, नॉन रिफ्लेक्टिव है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो वो देखने के लिए आपको थ्योरी जो है वो हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हर्शीज़ थ्योरी ऑफ सोशल बॉन्ड या सोशल कंट्रोल थ्योरी भी इसको कहते हैं, उसकी एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे टेरिश हर्शी कहता है कि सोसाइटी के अंदर अगर दो तरह के बॉन्ड्स होंगे या दो तरह का कंट्रोल होगा, तो क्राइम कम होता है। और वो उसको दो को ज़रा ब्राडर उसने कहा है कि एक इनर कंट्रोल और एक आउटर कंट्रोल। इनर कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर कोई एक शख्स मजहबी है या उसकी सोशलाइजेशन अच्छी हुई है या उसकी वैल्यूज़ हैं कि उसने कोई क्राइम नहीं करना, उसका बिलीव सिस्टम है, उसका कंसाइन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्राइम नहीं करेगा। और उसको उसने इंटरनल कंट्रोल का नाम दिया है। लोगों की सोशल वैल्यूज़ हैं कि नहीं यार, बहुत सारे लोग रिलीजियस नहीं भी होते, वो कहते हैं नहीं क्राइम करना ही नहीं है, क्राइम सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो उनकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, इसकी वजह से भी क्राइम नहीं होता। तो उसको उसने इनर कंट्रोल का नाम दिया है। दूसरा जो मैकेनिज्म है उसको उसने आउटर यानी हर्शी ने नाम दिया, उसको आउटर कंट्रोल कहते हैं। उसके चार ब्रॉडर अजम्पशंस हैं। पहला अटैचमेंट, दूसरा इन्वॉल्वमेंट, तीसरा एंगेजमेंट और चौथा कमिटमेंट। वो कहता है कि अगर लोगों की अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, पीयर ग्रुप के साथ अटैचमेंट है, तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजारेंगे और उसकी वजह से उसके पास क्राइम करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के साथ अटैच रहें और क्राइम की तरफ ना जाएं। दूसरा इन्वॉल्वमेंट, के बाज़ात हम सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं या कम्युनिटी अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं कि आए थोड़ा सा मिल के सोशल वर्क कर लें, या जो बूढ़े लोग हैं उनकी खिदमत कर लें, या यंग लोगों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स प्रमोट करें। तो उसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट होती है और फिर लोगों के पास टाइम नहीं होता या अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या ऐसा करने के लिए अ, वो कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज़ डेवल माइंड। तो जब कोई फारिग बैठा होगा तो ज़ाहिर क्राइम करेगा। तीसरी इंगेजमेंट, कि सम टाइम हम ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं रिलीजियस, मिसाल के तौर पे कोई तबलीग में इंगेज्ड है, कोई स्पोर्ट्स की प्रमोट करने में इंगेज्ड है, कोई ज़िंदगी का किसी ने कोई मिशन बनाया है कि मैंने वेलफेयर के काम करने हैं, तो उसकी वजह से भी लोग जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता। और चौथी कमिटमेंट, कि वो कमिटमेंट लोगों के साथ की जाती है कि मैं पहले काम कोई ना कोई क्राइम मैंने किया, अल्लाह ना करे, या किसी एक एक्टर ने किया, तो उसने कमिटमेंट की कि मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा या करूँगी। तो उसकी वजह से, अपनी कमिटमेंट की वजह से, अगर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले तो वो क्राइम नहीं करते। तो हमने लेविस इसकी हर्शी की थ्योरी डिस्कस की, जिसको सोशल बॉन्डिंग थ्योरी भी कहते हैं, सोशल कंट्रोल थ्योरी भी कहते हैं, क्राइम कंट्रोल थ्योरी भी कहते हैं। तो उसमें उसने दो तरह की मेजर अजम्पशंस दी, एक इनर कंट्रोल और दूसरा आउटर कंट्रोल। इनर कंट्रोल में बिलीफ सिस्टम है और इनर फीलिंग्स हैं, कंसाइन है। आउटर कंट्रोल में एक इंडिविजुअल की अटैचमेंट है, एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है और कमिटमेंट है विद द फैमिली, सोसाइटी, पीयर ग्रुप या सर्टेन एम्स, ऑब्जेक्टिव के साथ, या मकसद, ज़िंदगी के किसी मकसद के साथ। तो इसकी वजह से भी सोशल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और लोगों को क्राइम के लिए टाइम नहीं मिलता या क्राइम की अपॉर्चुनिटी नहीं होती।
दूसरी मैं थ्योरी जो है वो रॉबर्ट पुटनम की थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी से एग्जांपल दूंगा कि जिसके अंदर वो रेसिप्रोसिटी को इम्पोर्टेंस देता है। रॉबर्ट पुटनम की बुक का नाम है बॉलिंग अलोन, ये 1995 में पब्लिश हुई। उसके अंदर वो कहता है कि बाज़ औक़ात हम कोई एक चीज़ किसी को देते हैं, मिसाल के तौर पे गिफ्ट, तो हमारे जहन में होता है कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में शादियों के पे या कभी सोशल गैदरिंग पे या पार्टीज़ में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो दूसरे की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो वक्त आने पे उसी तरह का उसको गिफ्ट मिलेगा। ये कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसको पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी कहते हैं। और बाज़ औक़ात उसकी नेगेटिव रेसिप्रोसिटी अकॉर्डिंग टू पुटनम है, वो क्या है कि जब हम किसी एक बंदे को कोई एक नुकसान या हार्म या इंजरीज पहुंचाते हैं, तो वो भी उसी तरह से हमें हार्म या इंजरी पहुंचाता है। यानी आप किसी को मारते हैं तो इन रिटर्न वो दो थप्पड़ नहीं मार सकता तो एक ज़रूर लगाएगा, तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोसिटी कहते हैं। तो सोशलॉजिकल थ्योरी जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें बताता है कि वो स्ट्रांग डायरेक्ट होना चाहिए आपकी पर्टिकुलर इशू रिसर्च के बारे में, so that you have a strong understanding about a social phenomena under investigation. पुटनम के मुताबिक तीसरी जो टाइपोलॉजी है वो क्या है रेसिप्रोसिटी के बारे में, वो कहता है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। वो बैलेंस रेसिप्रोसिटी क्या है कि हमने लेट्स से किसी एक को शादी पे 1000, 5000, 10,000 का गिफ्ट दिया, इन रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें कम से कम 10 तो ज़रूर मिलेगा, और जो ऊपर देगा तो वो बैलेंस रखने के लिए कि यानी वो थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए है, वो इसलिए। और अगर कोई बैलेंस नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे पंजाब के सर्टेन एरियाज़ में आज भी एक न्योंदरा की ट्रेडिशन चलती है जिसके अंदर लोग सर्टेन अमाउंट शादी के दिन देते हैं कि जी ये आपको न्योंदरा दे दिया, और अगर बाज़ात जो उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है उसके बराबर नहीं होगा तो वो कहते हैं अच्छा ये भी उठाएं और आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, अब आपका और हमारा आना जाना बंद हुआ। यानी वो क्या है, बैलेंस नहीं हुआ। अब बैलेंस ना होने की वजह से आपके क्रेडिट पे कुछ नहीं है, इसलिए हमारे रिलेशनशिप टर्मिनेट हुए। अगर वो ज़्यादा देगा तो कहते हैं, और अगर थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे दिया, मसलन कोई एक बंदा 1000 रुपया एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी ने जाके 10,000 दे दिया, तो वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है, तो वो बैलेंस बढ़ा गया। उस बैलेंस के लिए दूसरा जब जाएगा शादी पे तो उसकी कोशिश होगी कि एटलीस्ट उसको डबल करके दे। मिसाल के तौर पे उसने 10,000 दिया है तो इसकी कोशिश होगी 20,000 तो देना, ताकि उससे बैलेंस चलता रहे, तो और फिर वो दूसरा भी खुश होता है। तो इसको बैलेंस रेसिप्रोसिटी करते हैं। ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये हाई कल्चरल वैल्यूज भी हैं, सोशल लो कल्चरल या पॉपुलर कल्चर भी इसको कह सकते हैं। ये किसी न किसी फॉर्म में हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, हर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटीग्रल पार्ट है, और ये हमें गाइड करता है कि थ्योरी किस तरह से आपकी रिसर्च को कंडक्ट करने में आपको हेल्प आउट कर रही है, गाइड कर रही है। आप उससे ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, टार्च बेरर का काम कर रही है या लाइट का काम कर रही है, बल्कि गाइड कर रही होती है कि ये डायरेक्शंस भी मिसिंग है, एंड यू हैव टू हैव अ comprehensive view if you have a good sociological theory in hand in order to conduct a qualitative research.